हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी पर कॉम्बैट रोल के लिए तैयार हो रही है इंडियन एयरफोर्स। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एक बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले को किया नाकाम। पाकिस्तान पर चाइना के साथ उनके रिश्ते को लेकर एक बड़ा दबाव। और जानिए क्या था मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के सुदर्शन चक्र वाली लाइन का। टॉप सोर्सेस के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के मद्देनजर इंडियन एयरफोर्स ने यहां पर मौजूद अपने सभी महत्वपूर्ण बेसिस पर अपने फ्रंटलाइन जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट फ्लीट की तैनाती को और बढ़ाया है। और इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को और मजबूत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने इस क्षेत्र में अपने C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ अपने C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया है। और जबकि अभी हाल ही में यहाँ के फॉरवर्ड एयर बेसिस पर एयर ऑपरेशंस के तहत इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI, MiG-29 फाइटर्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। और जबकि कल ही इंडियन आर्मी ने भी लद्दाख में अपनी एक और डिवीजन को बढ़ाने का फैसला किया था। और इसी बीच कल जब ANI जर्नलिस्ट ने इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर से सवाल पूछा कि अभी के हालातों को देखते हुए आप सभी का जोश कैसा है, तो ऑफिसर का कहना था कि हमारा जोश हमेशा ही हाई रहता है और हम हर तरह की चुनौती का सामना करने में पूरी तरीके से सक्षम हैं और हमेशा तैयार हैं। और पिछले कुछ दिनों से लद्दाख और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में अलर्ट लेवल बढ़ जाने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के फ्रंट लाइन फाइटर्स की शॉर्टेज को भी बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में C-17 और C-130J सुपर हरकुलिस के साथ साथ रशिया के इल्यूसिन Il-76 और एंटोनोव AN-32 को भी तैनात किया गया है। और जबकि यहाँ की फॉरवर्ड लोकेशंस पर इंडियन आर्मी और ITBP ट्रूप्स को लाने ले जाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ये लगातार शॉर्टेज कर रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स चीन के साथ लगी सीमा पर अपने आप को कॉम्बैट रोल के लिए पूरी तरीके से तैयार कर रही है। अभी हाल ही में इंडिया टुडे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान जब अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से ये सवाल पूछा गया कि जब पिछले साल 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, तब उसके बाद आपको कई सारी फोन कॉल्स भी आई होंगी, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था। तो जॉन बोल्टन का यह कहना था कि उस समय जो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि पाकिस्तानी पक्ष की ओर से एक संभावित उकसावे की बात थी, जिसे हमने समझा था कि ये तनाव बढ़ सकता है। और इसलिए जॉन बोल्टन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की बालाकोट एयर स्ट्राइक एक बिल्कुल उचित और एक बिल्कुल संतुलित जवाब था, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया था। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उस समय जब यूएस अथॉरिटी ने इस ऑपरेशन के बाद इंडियन काउंटर पार्ट से बातचीत की थी, तो वो बातचीत काफी अच्छी तरीके से हुई थी। और इसी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने भी भारत पर अपनी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गया था, तो इस सवाल पर जॉन बोल्टन का ये कहना था कि उस समय जो हमारी मूल प्राथमिकता थी वो ये थी कि इस संकट को कम होते देखना है। और हमें लगता है कि भारत का व्यवहार बिल्कुल उचित था, लेकिन हमें आगे से ऐसे अवसर को चिन्हित करने की जरूरत है जिसके जरिए इस तरह की विवाद को टाला जा सके। हालांकि जॉन बोल्टन ने ये नहीं बताया कि जब अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की थी, तो उसी कार्रवाई में उनका एक F-16 भी शॉट हुआ था। और चूंकि F-16 अमेरिका का ही है, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और इंडिया टुडे के साथ जॉन बोल्टन का अब ये पूरा इंटरव्यू इंडिया टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और जॉन बोल्टन ने भी हाल ही में द रूम वेयर इट हैपेंड नाम से एक बुक भी रिलीज की है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है, जो कि हम आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बेहद ही करीब हैं। तो अब हमने अपने चैनल को रिमैप करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर हम अपने चैनल के लोगो और चैनल आर्ट को बदलेंगे। और इसके लिए हम एक कॉम्पिटिशन भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप हमारे चैनल के लोगो और चैनल आर्ट और बैनर से संबंधित अपने आर्टवर्क या फिर अपने सुझाव को सबमिट कर सकते हैं। और जिसके आर्टवर्क को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो हम उनका नाम अपने चैनल पर मेंशन करेंगे और साथ ही साथ उन्हें हमारी तरफ से एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड गिफ्ट दिया जाएगा। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर अपना आर्टवर्क सबमिट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इस कंपटीशन के लिए आर्टवर्क सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक लो इंटेंसिटी के आईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ पर्सनल के घायल होने की खबर है। और जबकि इसके बाद इसी डिस्ट्रिक्ट में एक और 5 किलोग्राम तक के आईडी एक्सप्लोजिव को बरामद किया गया था, जिसे फिर बाद में इंडियन आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने सफलतापूर्वक डिस्ट्रॉय किया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों आईडी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला करने के लिए प्लान किए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की सावधानी के चलते इस बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। और जो पहला आईडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें कोई बड़ा नुकसान होने की खबर नहीं है। और जबकि बीएसएफ ने भी
अपनी ट्रूप्स को 4096 किलोमीटर लंबे इंडिया बांग्लादेश फ्रंट पर अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर संभावित क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना होने की रिपोर्ट है। और बीएसएफ फोर्सेस ने इस बात को नोटिस किया है कि बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर कुछ अलग अलग तरीकों से भारत में इलीगल तरीके से लोगों को घुसपैठ कराने का काम किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कल शनिवार को इंडियन नेवी ने स्टेट गवर्नमेंट से अप्रोच किया है कि वे स्टेट में आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म्स की अनऑथोराइज्ड सेल को बैन करें, क्योंकि कल केरला पुलिस ने एक व्यक्ति को इम्पर्सनेशन के चार्ज में गिरफ्तार किया है, जो कि नेवी की यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता था। और इस व्यक्ति को 1 जुलाई को कोची नेवल बेस के पास इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म पहने हुए पकड़ा गया था। और जो ये व्यक्ति है इसकी उम्र केवल 23 साल है और ऐसे रिपोर्ट्स है कि इसने इसी नेवल यूनिफॉर्म में कई अलग अलग प्लेसेस को विजिट भी किया है। और इस तरीके से डिफेंस पर्सनल्स के इम्पर्सनेशन की जो ये घटना है ये पहली बार नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोग डिफेंस पर्सनल्स की यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को एज ऑफिसर बताते थे। और इसलिए नेवी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट से आर्म फोर्सेज यूनिफॉर्म्स की अनऑथोराइज्ड सेल को बैन करने के लिए आग्रह किया है। पाकिस्तान अगले महीने गिलगिट बल्तिस्तान पर अपने इलेक्शंस आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसका भारत विरोध कर रहा है। और भारत का कहना है कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है और इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर अपने इलेक्शंस को आयोजित नहीं कर सकता है। और ये क्षेत्र केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि ये चीन के साथ भी एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे काराकोरम हाईवे का निर्माण किया गया है जो पाकिस्तान को जमीन के माध्यम से उनके मिलिट्री सप्लाईज आसानी से पूरी करने की अनुमति देता है। और इसलिए भारत काफी गंभीर रूप से गिलगिट बल्तिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा इलेक्शंस आयोजित किए जाने वाले मुद्दे पर विचार कर रहा है। और जबकि इसी बीच पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के DGPR की वेबसाइट भी हैक होने की रिपोर्ट सामने आई है। और जिसने भी इस वेबसाइट को हैक किया है उन्होंने अपने मैसेज में ये लिखा है कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस इस क्षेत्र में ह्यूमन राइट्स का एक बड़ी तादाद में उल्लंघन कर रही है और यहाँ पे आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ इस वेबसाइट पर एक और मैसेज छोड़ा गया था जिसमें ये लिखा गया था कि पिछले साल फरवरी में जो इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 शॉट किया था, ये पाकिस्तानी सरकार का एक डार्क सीक्रेट है जिसे पाकिस्तानी सरकार ने अपने लोगों से दूर रखा है। और हम F-16 के उस पायलट की फैमिली के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसका पाकिस्तानी सरकार ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही इसका सच भी सामने आएगा। और इसके साथ ही कुछ टॉप सोर्सेस ने इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सरकार पर चाइना पॉलिसी की फिर से समीक्षा करने का दबाव है और इमरान खान PMO को कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपने चाइनीज रिलेशनशिप को एक क्विक कोर्स के साथ करेक्ट करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो फिर उसे भी वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे सभी इस महामारी के दौरान चीन के इस व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं और वे चीन को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करना चाहते हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान चीन के साथ रहता है तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी इन सभी मेजर पावर्स का प्रकोप देखना पड़ेगा। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो चीन के साथ अपने रिलेशंस को कम करता है तो फिर बात आती है कि पाकिस्तान के लिए चीन का अल्टरनेटिव कौन है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो इतना सक्षम है नहीं कि वो बिना चीन की मदद के अपने आप को आगे ले जा सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान आज तक आतंकवाद का समर्थन करने के बजाय अपने आप को विकसित करने में लगा था। गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से घोषणा की गई है कि उनके द्वारा LCA तेजस के लिए मैन्युफैक्चर किए गए एक्चुएटर्स ने सारे ऑल्टीट्यूड्स और स्पीड ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब इसके प्रोडक्शन के लिए ADA और HAL की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और वैसे भी HAL की तरफ से LCA तेजस फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज के इन्वॉल्वमेंट को भी काफी हद तक बढ़ाया गया है और कई सारी प्राइवेट कंपनीज को LCA तेजस के मेन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी चुना गया है, जिनमें गोदरेज एरोस्पेस के साथ साथ L&T और VEM टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। बता दें कि एक्चुएटर्स मशीन के उस कंपोनेंट को कहा जाता है जो कि इस मशीन के अलग अलग सिस्टम्स की मूविंग और कंट्रोलिंग मैकेनिज्म में काम आता है और एविएशन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल लीवर्स और फ्लैप्स को एडजस्ट करके इंजन की वेलोसिटी और स्पीड को कंट्रोल और लिमिट करने के लिए होता है। और एक्चुएटर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं और इसी वजह से ये कंट्रोल सिस्टम में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि शुक्रवार को अपने लेह लद्दाख दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र का जिक्र किया था। असल में इस लाइन के साथ प्रधानमंत्री ने इंडियन आर्मी की एक नई तैनाती की तरफ भी इशारा किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडियन आर्मी की एक स्ट्राइक कोर है जिसे 21 कोर या फिर सुदर्शन चक्र कोर के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह लेह में स्थित 14 कोर को फायर एंड फ्यूरी के नाम से जाना जाता है और इंडियन आर्मी की ये सुदर्शन चक्र कोर एक फुल आर्मर डिवीजन है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इसकी करीब 2 से 3 डिवीजन्स मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत पूर्वी लद्दाख में भी मूव कराई जा रही हैं। और भारत की स्ट्राइक कोर मुख्य रूप से दुश्मन देश की सीमा में घुसकर हमला करने के लिए मशहूर है। और साथ ही एक जानकारी और दे दें कि इंडियन आर्मी के करीब 7000 रिटायर्ड गोरखा सोल्जर्स को जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।